कोऑपरेटिव यूनियन का गमन बड़े ही सीधे साधे ढंग से हुआ था। सैकड़ों की संख्या में रोज होते रहने वाले गमनों की अपेक्षा इसका यही सौंदर्य था कि यह शुद्ध गमन था। इसमें ज़्यादा घुमाव फिराव नहीं था, न इसमें जाली दस्तावेज की ज़रूरत पड़ी थी, न फर्जी हिसाब किताब बनाया गया था, न नकली बिल पर रुपया निकाला गया था। ऐसे गमन करने और ऐसे गमन को समझने के लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की नहीं, केवल इच्छा शक्ति की ज़रूरत थी। कोऑपरेटिव यूनियन का एक बीज गोदाम था जिसमें गेहूं भरा हुआ था। एक दिन यूनियन का सुपरवाइज़र रामस्वरूप 2 ट्रक साथ लेकर बीज गोदाम पर आया। ट्रकों पर गेहूं के बोरे लाद लिए और दूर से देखने वाले लोगों ने समझा यह तो कोऑपरेटिव यूनियन में रोज ही होता रहता है। उन्हें पड़ोस के दूसरे बीज गोदाम में पहुंचाने के लिए रामस्वरूप खुद एक ड्राइवर के बगल में बैठ गया और ट्रक चल पड़े। सड़क से एक जगह कच्चे रास्ते पर मुड़ जाने पर 5 मील और आगे जाने पर दूसरा बीज गोदाम आता था, पर ट्रक उस जगह नहीं मुड़े, वो सीधे चले गए। यहीं से गमन की शुरुआत हुई। ट्रक सीधे शहर की गल्ला मंडी पहुंचे। वहां गेहूं के बोरे उतार कर दोनों ट्रक गमन के बारे में सब कुछ भूल गए और दूसरे दिन आसपास के क्षेत्र में पूर्ववत कोयला और लकड़ी ढोने लगे। रामस्वरूप का उसके बाद काफ़ी दिनों तक पता नहीं चला और लोगों ने विश्वास कर लिया कि गेहूं बेचकर कई हजार रुपए जेब में रख कर वह बम्बई की ओर चला गया। यह पूरी घटना स्थानीय थाने में गमन की रिपोर्ट की शक्ल में आ गई और बकौल वैद्य जी के कांटा सा निकल गया। पर यूनियन के डायरेक्टर ने कल शहर जाकर एक ऐसा दृश्य देखा जिससे पता चलता है कि रामस्वरूप ने रुपए खर्च करने के लिए बम्बई को नहीं, अपने इलाके के शहर को ही प्राथमिकता दी थी। डायरेक्टर साहब यूं ही सिर्फ शहर देखने के मतलब से शहर देखने गए थे। इन अवसरों पर और कार्यक्रमों के साथ उनका कम से कम एक स्थायी कार्यक्रम होता था। किसी पार्क में पहुंचना, किसी पेड़ के नीचे बेंच पर बैठना, लैया चना चबाना, रंगीन फूलों और लड़कियों को ध्यानपूर्वक देखना और किसी कम उम्र के छोकरे से सिर पर तेल मालिश कराना। जब वे इस कार्यक्रम के आखिरी मत पर पहुंचे तो एक घटना हुई। वे उस समय पेड़ के नीचे बैठे थे। उनकी आंखें मुंदी हुई थीं और उनके सिर पर छोकरे की पतली और मुलायम उंगलियां तिड़ तिड़ की आवाज़ निकाल रही थी। लड़का उल्लास के साथ उनके बालों पर तबले के कुछ टेढ़े मेढ़े बोल निकाल रहा था और वह आंख मूंदकर अफसोस के साथ सोच रहे थे कि शायद वह तेल मालिश का कार्यक्रम जल्दी ही ख़त्म कर देगा। एक बार उन्होंने आंख खोलकर पीछे की ओर गर्दन घुमाने की कोशिश की, पर तेल मालिश का असर उनमें इतनी अवसरी आ गई थी कि वह घूमी ही नहीं। अतः लड़के का मुंह तो नहीं देखा, जो सामने था उसे ही देखकर संतोष करना चाहा। उन्होंने देखा सामने एक पेड़ था और उसके नीचे बेंच पर रामस्वरूप सुपरवाइज़र बैठा था और वह भी एक लड़के से सिर पर तेल मालिश करा रहा था और तिड़ तिड़ की सुखपूर्ण अनुभूति में खोया हुआ था। दोनों पक्ष उस समय परमहंसों के भाव से अपने अपने जगत में तल्लीन थे। शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए यह आदर्श स्थिति थी। अतः उन्होंने एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं किया। लगभग 15 मिनट वे अपनी अपनी बेंच पर अच्छे पड़ोसियों की तरह बैठे रहे और एक दूसरे को देखकर भी अनदेखा करते रहे। फिर देह तोड़कर दोनों पक्ष उठ खड़े हुए और अपने अपने मालिशकर्ता को यथोचित पारिश्रमिक देकर उन्हें दोबारा वहीं मिलने के लिए प्रोत्साहित करके पंचशील के सिद्धांत के अनुसार वे अपने अपने रास्ते लग गए। शिवपालगंज की ओर लौटते समय डायरेक्टर को जान पड़ा कि मालिश के सुख के पीछे उन्होंने कोऑपरेटिव आंदोलन के साथ विश्वासघात किया है। उन्हें याद आया कि रामस्वरूप फरार है और पुलिस उनकी तलाश में है। अगर वे रामस्वरूप को पकड़वा दे तो गमन का मुकदमा चल निकलता, शायद उनका नाम अखबार में भी छपता। यह सब सोचकर वह दुखी हुए। उनकी आत्मा उनको कुरेदने लगी।
अतः वापस आते ही अपनी आत्मा के संतोष के लिए वह वैद्य जी से मिले और हींग व स्टिक चूर्ण की एक पुड़िया फाँक कर उनसे बोले, मुझे आज पार्क में एक ऐसा आदमी दिखा था जो बिल्कुल रामस्वरूप जैसा था। वैद्य जी ने कहा, होगा, कुछ आदमियों की आकृतियां एक सी होती हैं। डायरेक्टर को लगा कि इतने में उनकी आत्मा उनका पीछा नहीं छोड़ेगी। थोड़ी देर इधर उधर देखकर उन्होंने कहा, मैंने तभी सोचा था कि हो ना हो यह रामस्वरूप ही है। वैद्य जी ने डायरेक्टर पर अपनी आंखें गड़ा दी। उन्होंने फिर कहा, रामस्वरूप था। मैं सोचा कि साला यहाँ क्या कर रहा है? मालिश करा रहा था। तुम वहाँ क्या कर रहे थे? डायरेक्टर ने अनमने ढंग से कहा, मैं थक कर एक पेड़ के नीचे आराम कर रहा था। वैद्य जी ने कहा, उसी समय पुलिस को सूचना देनी थी ना? डायरेक्टर थोड़ी देर सोचते रहे, फिर सोच समझकर बोले, मैंने सोचा कहीं रामस्वरूप यह जान ना जाए कि उसे देख लिया गया है, इसीलिए पुलिस को इत्तला नहीं दी। गमन का अभियुक्त अभी मुंबई में नहीं बल्कि 15 मील दूरी पर ही है और तेल मालिश कराने के लिए उसका सर अभी भी उसके कंधों पर सही सलामत है। इस सूचना ने वैद्य जी को उलझन में डाल दिया था। डायरेक्टरों की बैठक बुलाना जरूरी हो गया था। पूरी बात उन्होंने खाली पेट सुनी थी। उसे भांग पीकर सुना जा सके इसलिए बैठक का समय सायंकाल के लिए तय रखा गया था। शनिचर पृथ्वी पर वैद्य जी को एकमात्र आदमी और स्वर्ग में हनुमान जी को एकमात्र देवता समझता था और दोनों से अलग अलग रूप में प्रभावित था। हनुमान जी सिर्फ लंगोट लगाते थे, इस हिसाब से शनिचर भी सिर्फ अंडरवियर से काम चलाता था। जिस्म पर बनियान वह तभी पहनता था जब उसे सज धज कर कहीं निकलना पड़ता था। यह तो हुआ हनुमान जी का प्रभाव। वैद्य जी के प्रभाव से वह राह चलते किसी भी आदमी पर कुत्ते की तरह भौंक सकता था, पर वैद्य जी के घर का कोई भी कुत्ता हो तो उसके सामने दुम हिलाने लगता था। अब ये बात अलग थी कि वैद्य जी के घर में कोई कुत्ता नहीं था और शनिचर के दुम नहीं थी। उसे शहर की हर चीज़ में और इसलिए रंगनाथ में काफ़ी दिलचस्पी थी। जब रंगनाथ दरवाजे पे होता तब शनिचर उसके आसपास देखा जा सकता था। आज भी यही हुआ। वैद्य जी कोऑपरेटिव यूनियन की बैठक में गए थे। दरवाजे पर रंगनाथ और शनिचर थे। सूरज डूबने लगा था। जाड़े की शाम के साथ हर घर में उठने वाला कसैला धुआं मकानों के ऊपर लटक गया था। कोई रास्ते से खटखट करता हुआ निकला। किसी भी शारीरिक विकार के लिए हम भारतीयों के मन में जो सात्विक घृणा होती है उसे थूक कर बाहर निकालते हुए शनिचर ने कहा, लंगड़वा जा रहा है साला। कहकर वह उछलता हुआ चबूतरे पर आ गया और वहां मेंढक की तरह बैठ गया। रंगनाथ ने उसे पुकार कर कहा, लंगड़ हो क्या? वह कुछ आगे निकल गया था। आवाज़ सुनकर वहीं रुक गया और पीछे मुड़कर देखते हुए बोला, हाँ बाबू, लंगड़ी हूँ। मिल गई नकल? रंगनाथ के इस सवाल का जवाब शनिचर ने दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा शिखर। शिखर रस्सी का बना हुआ एक झोला होता है। अवध के देहातों में इसे छत पर लटका देते हैं। प्रायः उस पर दूध, दही आदि की हांडियाँ रखी जाती हैं। तो शनिचर ने जवाब दिया, नकल नहीं, इन्हें मिलेगा शिखर। उसमें एक टांग लटका कर झूला करेंगे। लंगड़ का इस बात पे कोई असर नहीं पड़ा। वहीं से उसने पुकार कर कहा, नकल तो नहीं मिली बाबू, नोटिस बोर्ड पर ऐतराज छपा है। क्या हुआ, फिर से फीस कम पड़ गई? फीस नहीं बाबू, वह अपनी बात को सुनाने के लिए चिल्ला रहा था। इस बार मुकदमे के पते में कुछ गलती निकली है। प्रार्थी के दस्तावेज गलत खाने में हैं। तारीख के ऊपर के 2 अंक आपस में मिल गए हैं। एक जगह कटा हुआ है, उस पर दस्तखत नहीं है। बहुत सारी गलतियां निकाली गई हैं। रंगनाथ ने कहा, वे दफ्तर वाले बड़े शरारती हैं, कैसी कैसी गलतियां निकालते हैं।
जैसे गांधी जी अपनी प्रार्थना सभा में समझा रहे हों कि हमें अंग्रेजों से घृणा ना करनी चाहिए। उसी वजह पर लंगड़े ने सिर हिलाकर कहा, नहीं बाबू, दफ्तर वाले तो अपना काम करते रहते हैं, सारी गड़बड़ी अर्जी निवासियों ने की है। विद्या का लोप हो रहा है, नए नए अर्जी निवासी गलत फलत लिख देते हैं। रंगनाथ ने मन में इतना तो मंजूर कर लिया कि विद्या का लोप हो रहा है, पर लंगड़ के बताए हुए कारण से वह सहमत ना हो सका। कुछ कहने जा ही रहा था कि तब तक लंगड़ ने जोर से कहा, कोई बात नहीं बाबू, कल दरख्वास्त ठीक हो जाएगी। वह खटखट करता चला गया। सनीचर ने कहा, जाने किस किस देश के बांगड़ू शिवपालगंज में आके बस गए। रंगनाथ ने उसे समझाया कि सब जगह ऐसा ही हाल है, दिल्ली में भी यही हाल है। वह सनीचर को दिल्ली के किस्से सुनाने लगा। जैसे भारतीयों की बुद्धि अंग्रेजी की खिड़की से झांककर संसार का हालचाल देती है, वैसे ही सनीचर की बुद्धि रंगनाथ की खिड़की से झांकती हुई दिल्ली का हालचाल देने लगी। दोनों उसी में अटके रहे। अंधेरा हो चला था, पर अभी हालत ऐसी ना थी कि आंखों के सामने खड़े हुए आदमी और जानवर में तमीज ना की जा सके। वैद्य जी की बैठक में लालटेन लगा दी गई थी। रास्ते पर 3 नौजवान जोर से ठहाके लगाते हुए निकले। उनकी बातचीत किसी ऐसी घटना पर हो रही थी जिसमें दोपहर, फंटुश, चकाचक, ताश और पैसे का जिक्र उसी बहुतायत से हुआ जो प्लानिंग कमीशन के आलाकारों में इन्फ्लुएशन, कोऑर्डिनेशन, डिक्लेरेशन या साहित्यकारों में परिपेक्ष, आयाम, योगबोध, संदर्भ आदि कहने में पाई जाती है। कुछ कहते कहते तीनों नौजवान बैठक से आगे जाकर खड़े हो गए। सनीचर ने कहा, बद्री भैया इन जानवरों को कुश्ती लड़ना सिखा रहे हैं, बाघ के हाथ में बंदूक दे रहे हैं। वैसे ही इन सालों के मारे लोगों का रास्ते में चलना मुश्किल है। दाव पे सीख जाएंगे तो साला गांव ही छोड़ना पड़ जाएगा। अचानक नौजवानों ने एक विशेष प्रकार का ठहाका लगाया। सब वर्गों की हंसी और ठहाके अलग अलग होते हैं। कॉफ़ी हाउस में बैठे हुए साहित्यकारों का ठहाका कई जगहों से निकलता है। किसी के पेट की गहराई से निकलता है, किसी के गले से, किसी के मुंह से, और उनमें से एक आधे ऐसे भी रह जाते हैं जो सिर्फ सोचते हैं कि ठहाका लगाया क्यों गया। डिनर के बाद कॉफ़ी पीते हुए छके हुए अफसरों का ठहाका दूसरी ही किस्म का होता है। वे ज़्यादातर पेट की बड़ी ही अंदरूनी गहराई से निकलता है। उस ठहाके के घनत्व का उनकी साधारण हंसी के साथ वही अनुपात होता है जो उनकी आमदनी का उनकी तनख्वाह से होता है। राजनीतिज्ञों का ठहाका सिर्फ मुंह के खोखल से निकलता है। उसमें 2 ही आयाम होते हैं और उसमें प्रायः गहराई नहीं होती। और व्यापारियों का ठहाका ही नहीं होता है, और अगर होता भी है तो ऐसा सूक्ष्म और सांकेतिक रूप में कि पता लग जाए कि यह इनकम टैक्स के डर से अपने ठहाकों का स्टॉक बाहर नहीं निकालना चाहते। इन नौजवानों ने जो ठहाका लगाया था वह सबसे अलग था। यह शोहदों का ठहाका था, जो आदमी के गले से निकलता है पर जान पड़ता है कि मुर्गों, गीदड़ों और घोड़े के गले से निकला है। ठहाका सुनते ही सनीचर ने अधिकार भरी आवाज में कहा, यहाँ खड़े खड़े क्या उखाड़ रहे हो, जाओ अपना रास्ता नापो। नौजवान अपनी हंसी के पॉकेट बुक संस्करण प्रकाशित करते हुए अपना रास्ता नापने लगे। तब तक अंधेरे से एक औरत छम छम करती हुई निकली और लालटेन की धीमी रोशनी में लपलपाती हुई परछाई छोड़ती हुई दूसरी ओर निकल गई। वह बड़बड़ाती जा रही थी, जिसका तात्पर्य था कि कल के छोकरे जो उसके सामने नंगे नंगे घूमा करते थे आज उससे इश्कबाजी करने चले हैं। सारे मोहल्ले को यह समाचार देकर कि लड़के उसे छेड़ते हैं और वह अब भी छेड़ने लायक है, वह औरत अंधेरे में गायब हो गई। रंगनाथ ने कहा, ना जाने काना इस कुतिया को कहाँ से घसीट लाया। जब भी निकलती है तो कोई ना कोई से छेड़ देता है। काना का मतलब राधेलाल।
उसकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी है, इसी वजह से गंजे उसे काना कहने लगे। काना से पंडित राधेलाल जी का अभिप्राय था। उनकी एक आंख दूसरी आंख से छोटी थी, इसी वजह से गंजहा लोग उसे काना कहते थे। यह हमारी प्राचीन परंपरा है। वैसे तो हमारी हर बात प्राचीन परंपरा है कि लोग बाहर जाते हैं और ज़रा सी बात पर शादी कर बैठते हैं। अर्जुन के साथ चित्रांगदा आदि को लेकर यही हुआ था। यही भारतवर्ष के प्रवक्ता भरत के पिता दुष्यंत के साथ हुआ था। यही ट्रिंडा और टोबैगो, बर्मा और बैंकॉक जाने वालों के साथ होता रहा है। यही अमेरिका और यूरोप जाने वालों के साथ हो रहा है और यही पंडित राधेलाल जी के साथ हुआ। अर्थात अपने मोहल्ले में रहते हुए जो बिरादरी के 1 इंच भी बाहर जाकर शादी करने की कल्पना मात्र से बेहोश हो जाते हैं, वे भी अपने क्षेत्र से बाहर निकलते ही शादी के मामले में शेर हो जाते हैं। अपने मोहल्ले में देवदास पार्वती से शादी ना कर सका और एक समूची पीढ़ी को वर्षों तक रोने का मसाला दे गया। उसे विलायत भेज दिया जाता तो वह निश्चय ही बिना हिचक किसी गोरी औरत से शादी कर लेता। बाहर निकलते ही हम लोग प्रायः पहला काम यह करते हैं कि शादी कर डालते हैं और फिर सोचना शुरू करते हैं कि हम यहाँ क्या करने आए थे। तो पंडित राधेलाल जी के बारे में भी यह सुना जाता है कि एक बार वह पूरब जाकर कुछ करना चाहता, पर 1 महीने में वे कुतिया से शादी करके शिवपालगंज लौट आया था। किसी पूर्व जिले की एक शक्कर मिल में एक बार पंडित राधेलाल को नौकरी मिलने की संभावना नजर आई। नौकरी चौकीदारी की थी। वहां जाकर एक दूसरे चौकीदार के साथ वे रुक गए। तब पंडित राधेलाल की शादी नहीं हुई थी। उनके जीवन की सबसे बड़ी समस्या यह थी कि औरत के हाथ का खाना नहीं मिलता था। उनके साथी चौकीदार की बीवी ने कुछ दिनों के लिए इस समस्या को सुलझा लिया। वहां रहते हुए वे उसका बनाया हुआ खाना खाने लगे और जैसे कि जगत प्रसिद्ध कहावत है, स्त्री पेट के रास्ते आदमी के हृदय पर कब्जा करती है। उसने पंडित राधेलाल के पेट में सुरंग लगा दी और हृदय की ओर बढ़ने लगी। उन्हें उसका बनाया हुआ खाना कुछ ऐसा पसंद आया कि वह खुद अपनी बनाई सुरंग में इस तरह फंस गई कि महीने भर के भीतर ही वे उसे अपना खाना बनाने के लिए शिवपालगंज ले आए। चलते चलते उसके घर से ही उन्होंने 2 साल के लिए खाना का इंतजाम भी कर ले लिया था। इस घटना के बाद मील के क्षेत्र के लोगों ने सोचा कि पंडित राधेलाल का साथी चौकीदार उल्लू है। शिवपालगंज में गजों ने सोचा कि राधेलाल मर्द का बच्चा है। अब तक उस क्षेत्र में पंडित राधेलाल की प्रतिष्ठा कभी ना उखड़ने वाले गवाह के रूप में थी। अब वे कभी ना चूकने वाले मर्द के रूप में विख्यात हो गए हैं। वैसे कभी ना उखड़ने वाले गवाह की ख्याति ही पंडित राधेलाल की जीविका का साधन थी। वे निरक्षरता और साक्षरता की सीमा पर रहते थे और ज़रूरत पड़ने पर अदालतों में हाँ मैं दस्तखत कर लेता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, इनमें से कोई भी बयान दे सकते थे। पर दीवानी और फौजदारी कानूनों का उन्हें इतना ज्ञान सहज रूप में मिल गया था कि वे किसी भी मुकदमे में गवाह की हैसियत से बयान दे सकते थे और जाहिर है कि अब तक कोई भी वकील उन्हें उखाड़ नहीं पाया था। जिस तरह कोई भी जज अपने सामने किसी भी मुकदमे का फैसला दे सकता है, कोई भी वकील किसी भी मुकदमे की वकालत कर सकता है, वैसे ही पंडित राधेलाल किसी भी मामले के चश्मदीद गवाह बन सकते हैं। संक्षेप में मुकदमेबाजी की जंजीर में वे जज, वकील, पेशकार आदि की तरह एक अनिवार्य कड़ी थे और जिस कानून की मोटर पर चढ़कर हम बड़े गर्व के साथ रूल ऑफ लॉ की घोषणा करते हैं,
उन्हीं के पहियों में वे टायर की तरह बंधे हुए उसे मनमाने ढंग से मोड़ते चलाते थे। एक बार इजलास में खड़े होकर जैसे ही वे शपथ लेते, गंगा कसम, भगवान कसम, मैं सच सच कहूँगा, विरोधी पक्ष से लेकर मजिस्ट्रेट तक समझ जाते थे ये सच नहीं बोलेगा। पर ऐसा समझना बिल्कुल बेकार था, क्योंकि फैसला समझ से नहीं कानून से होता है। और पंडित राधे लाल की बात समझने में चाहे जैसी लगे, कानूनी तौर पर खरी उतरती थी। पंडित राधे लाल की जो भी प्रतिष्ठा रही हो, उनकी प्रेयसी की स्थिति बिल्कुल साफ थी। वे भागकर आई थी, इसलिए कुतिया थी। लोग उससे मजाक कर सकते थे और हमेशा यह समझकर चलते थे कि उसे मजाक अच्छा लगता है। यह शिवपालगंज के नौजवानों का सौभाग्य था कि कुतिया ने भी उन्हें निराश नहीं किया। उसे सचमुच मजाक अच्छा लगता था और इसी से मजाक होने पर छूटते ही गाली देती थी, जो कि गंजों में आत्मविभक्ति का बड़ा जनप्रिय तरीका माना जाता था। सनीचर रंगनाथ को पंडित राधे लाल का किस्सा बड़े नाटकीय ढंग से सुना रहा था। तभी उन तीनों में से एक नौजवान बैठक के दरवाजे पर आकर खड़ा हो गया। वह नंगे बदन था। उसके जिस्म पर अखाड़े की मिट्टी लगी हुई थी और लंगोट की पट्टी कमर से पैर तक हाथी की सूंड की तरह लटक रही थी। उन दिनों शिवपालगंज में लंगोट पहनकर चलने वालों का यही फैशन लोकप्रिय हो रहा था। सनीचर ने पूछा, क्या मामला है छोटे पहलवान? पहलवान ने शरीर के जोड़ों पर दांत खुजलाते हुए कहा, बद्री भैया आज अखाड़े में नहीं आए, कहाँ लपक गए? लपक कहाँ जाएंगे, इधर उधर कहीं होंगे। कहाँ होंगे? यूनियन का सुपरवाइजर गेहूं लदवा कर भग गया, उसी की मीटिंग यूनियन में हो रही है, बद्री भैया भी वहीं होंगे। पहलवान ने लापरवाही से चबूतरे पर थूक दिया और कहा, बद्री भैया मीटिंग में बैठ करके अंडे देंगे। सुपरवाइजर को पकड़कर एक धोबी पाट मारते, उसी में साला टेम हो जाता। मीटिंग सीटिंग से क्या होता है? रंगनाथ को बात पसंद आई, बोला, तुम्हारे यहाँ मीटिंग में अंडा दिया जाता है? पहलवान ने इधर से सवाल आने की आशा न की थी। उसने कहा, अंडा नहीं देंगे तो क्या बाल उखाड़ेंगे? सब मीटिंग में बैठकर रांडों की तरह फाय फाय करते हैं, काम धाम के वक्त खूंटा गाड़कर बैठ जाते हैं। रंगनाथ को हिंदी भाषा के इस रूप का विशेष ज्ञान ना था। उसने मन में सोचा कि लोग यूं ही कहा करते हैं कि हमारी भाषा में सशक्त शब्दों की कमी है। यदि हिंदी भाषा के विद्वानों को छोटे पहलवान की तरह अखाड़े में 4 महीने रखा जाए तो व्यक्तिगत अवशोधा के बावजूद वे यहाँ की मिट्टी के जर्रे जर्रे से इस तरह के शब्दकोश निकालने ले आएंगे। रंगनाथ ने अब छोटे पहलवान को आदर की निगाह से देखा, इत्मीनान से बात करने के लिए कहा, अंदर आ जाओ पहलवान। बाहर कौन सी गाज गिर रही है, यहीं चुरेट है। इतना कहकर छोटा पहलवान ने बातचीत में कुछ आत्मीयता दिखाई। पूछा, तुम्हारा क्या हाल है रंगनाथ गुरु? रंगनाथ पहलवान से अपने बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता था। 2 वक्त का दूध बादाम पीना और कसरत करने की बात कॉफ़ी हाउस में भले ही लोगों को उत्सुकता ना जगाए, पर छोटे पहलवान के लिए यह विषय पूरी रात पार करने के लिए काफ़ी था। रंगनाथ बोला, हम तो बिल्कुल फिट है पहलवान, अपना हाल बताओ। इस सुपरवाइजर को गेहूं बेचने की क्या ज़रूरत पड़ी? पहलवान ने फिर नफरत के साथ चबूतरे पर थूका, लंगोट की पट्टी को आगे खींचकर कसा और इस प्रकार असफल चेष्टा से शुभ चेष्टा प्रकट की कि वह नंगा नहीं है। इसके बाद अपने आप को रंगनाथ की समकक्षता में ले जाकर बोला, अरे गुरु कहाँ हैं? तन पर नहीं लत्ता, पान खाएं अलबत्ता। वही हाल है। लखनऊ में दिन रात फुटफेरी करता था, तो बिना मसाले के फुटफेरी कैसी? गेहूं तो बेचेगा ही। यह फुटफेरी क्या चीज़ है? पहलवान हंसा। फुटफेरी नहीं समझे? वह ससुरा बड़ा लासेबाज था। तो लासेबाज कोई हंसी ठट्टा तो है?
बड़े बड़ों का गोदा निकल आता है। जमुना पार की रियासत तक इस सीन में तिड़ी बिड़ी हो गई। देशी विश्वविद्यालय के लड़के अंग्रेजी फिल्में देखने जाते हैं। अंग्रेजी बातचीत समझ में नहीं आती, फिर भी बेचारे मुस्कुराकर दिखाते रहते हैं कि वह सब समझ रहे हैं। और फिल्म बड़ी मज़ेदार है। नासमझी के माहौल में रंगनाथ भी उसी तरह मुस्कुराता रहा। पहलवान कहता रहा, गुरु, इस राम स्वरूप सुपरवाइजर की नक्शेबाजी मैं पहले से देख रहा था। बद्री पहलवान से मैंने तब भी कहा था कि उस्ताद ये लखनऊ लासेबाजी की फिराक में जाता है। तब तो बद्री उस्ताद भी कहते थे कि टाटा ना कर छोटू, साला आग खाएगा तो अंगार हगेगा। अब वह आग भी खा गया और गेहूँ भी तड़ी कर ले गया। पहले तो वैद्य महाराज भी छुपाए बैठे रहे। अब जब पानी का हगा उतर आया तो यूनियन के दफ्तर में बैठकर फुसुर फुसुर कर रहे हैं। सुना है प्रस्ताव पास करेंगे। प्रस्ताव क्या, घंटा पास करेंगे। गल्ला गोदाम का सब गल्ला तो राम स्वरूप निकाल ले गया। अब जैसे प्रस्ताव पास करके उसका कुछ उखाड़ लेंगे। रंगनाथ ने कहा, बद्री से तुमने बेकार ही बात की। वैद्य जी को अपना स्वभाव बताते वे तभी इस सुपरवाइज़र को यहाँ से हटवा देते। अरे गुरु, मुँह ना खुलवाओ। वैद्य जी तुम्हारे मामा हैं, हमारे कोई बाप नहीं लगते। सच्ची बात ठास दूंगा तो कलेजे में किल्ला आ जाओगे। सनीचर ने कहा, छोटू पहलवान, आज बहुत छान कर चले हो क्या? बड़ी रंगबाजी झाड़ रहे हो। छोटू पहलवान बोले, रंगबाजी की कोई बात नहीं बेटा, मेरा तो रुआं रुआं सुलग रहा है। जिस किसी की तुम उठाओ देखो मादा ही नजर आता है। वैद्य महाराज का हाल हमसे ना कहलवाओ। उनका खाता खुल गया तो भपका जैसा निकल आएगा और मूंदना मुश्किल हो जाएगा। यही राम स्वरूप रोज वैद्य जी के मुंह में मुंह डालकर 3-13 की बातें करता था। और जब 2 ठेला गेहूं लदाकर रफूचक्कर हो गया तो 2 दिन से टिलटिला रहे हैं। हम भी यूनियन में हैं, कह रहे थे प्रस्ताव में चलकर हाथ उठा दो। हम बोले, हमसे हाथ ना उठवाओ महाराज, हम हाथ उठाऊंगा तो लोग कांखने लगेंगे। हाँ, यही राम स्वरूप रोज शहर में धसड़ फसड़ करता घूमता है। उसे पकड़वा कर 1 लखी इमारत में बंद करते नहीं, कहते हैं प्रस्ताव कर लो। बद्री उस्ताद खुद भी बुलाए हुए हैं, पर सगे बाप का मामला, यह जान खोलनी तो लाज, वह खोले तो लाज। तब तक बैठक के सामने लोगों के आने की आवाज़ें सुनाई दी। चबूतरे पर कद्दर की धोती, कुर्ता, सदरी, टोपी और चद्दर में भव्य मूर्ति वैद्य महाराज प्रकट हुए। उनके पीछे कई और चेले चपाड़े। बद्री पहलवान सबसे पीछे थे। चेहरा बिना तोबड़े की सहायता के ही तोबड़े जैसा हो रहा था। उन्हें देखते ही छोटे ने कहा, उस्ताद, एक बड़ा फंटुश मामला है, बड़ी देर से बताने के लिए खड़ा हूँ। खड़े हो तो कौन पिघले जा रहे हो, क्या मामला है? कहकर बद्री पहलवान ने छोटे का स्वागत किया। गुरु शिष्य चबूतरे के दूसरी ओर बातचीत करने के लिए चले गए। वैद्य जी और 4-5 आदमी अंदर आ गए। एक ने इत्मीनान की बड़ी लंबी सांस खींची जो खत्म होते होते एक सिसकी में बदल गई। दूसरा तख्त पर बैठ गया और उसने इतनी जोर से जमाई ली कि पहले वह जमाई रही और आखिरी में सीटी पर आकर खत्म हुई। वैद्य जी ने भी तकिए के सहारे बैठकर अपनी टोपी और कुर्ता इस अंदाज से तख्त के दूसरे छोर पर फेंका जैसे कोई बड़ा गवैया एक लंबी तान लगा चुकने के बाद सम पर आ गया हो। यह स्पष्ट हो गया था कि सभी लोग कोई बड़ा काम करके थकान उतारने की स्थिति में आ गए हैं। सनीचर बोला, महाराज, बहुत थकान हो गई हो तो एक बार फिर छनवा दो। वैद्य जी कुछ नहीं बोले। यूनियन के एक डायरेक्टर ने कहा, दोबारा तो वहीं यूनियन में छम गई थी, बढ़िया माल तू दिया, अब घर चलने का नंबर है। वैद्य जी कुछ देर पूर्ववत चुप बैठे हुए दूसरों की बातें सुन रहे थे। यह आदत उन्होंने तभी डाल दी थी जब उन्हें विश्वास हो गया था कि जो खुद कम खाता है दूसरों को ज़्यादा खिलाता है, जो खुद कम बोलता है दूसरों को ज़्यादा बोलने देता है, वही खुद कम बेवकूफ़ बनता है दूसरों को ज़्यादा बेवकूफ़ बनाता है। फिर अचानक बोले, रंगनाथ, तुम्हारी क्या राय है?
जिस तरह बिना बात बताए हुए वैद्य जी ने राय मांगी थी, उसी तरह बिना बात समझे हुए रंगनाथ ने कहा, जी जो होता है अच्छा के लिए होता है। वैद्य जी मूंछों ही मूंछों में मुस्कुराए बोले, तुमने उचित कहा। बद्री प्रस्ताव के विरुद्ध में था। बाद में वह भी चुप हो गया। प्रस्ताव एक मत पास हो गया। जो हुआ अच्छा ही हुआ। रंगनाथ को बाद में ध्यान आया कि उसने अपनी राय यूं ही लुटा दी। उसने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या प्रस्ताव किया है आप लोगों ने? हम लोगों ने प्रस्ताव किया है कि सुपरवाइज़र ने जो हमारे 8,000 रुपये की हानि की है, उसकी पूर्ति के लिए सरकार अनुदान दे। रंगनाथ इस तर्क से लड़खड़ा गया। बोला, सरकार से क्या मतलब है? गमन आपकी यूनियन के सुपरवाइज़र ने किया है ना, उसका हर्जाना सरकार दे तो कौन देगा? सुपरवाइज़र तो अलिच्छित हो चुका है। हमने पुलिस को सूचना दे दी है। आगे सरकार का दायित्व। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। होता तो सुपरवाइज़र को पकड़कर उससे गेहूं का मूल वसूल लेते। अब जो करना है सरकार करे। या तो सरकार सुपरवाइज़र को बंदी बनाकर हमारे सामने प्रस्तुत करे या कुछ और करे। जो भी हो, यदि सरकार चाहती है कि हमारी यूनियन जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो उसे यह हर्जाना भरना ही पड़ेगा, अन्यथा यह यूनियन बैठ जाएगी। हमने अपना काम कर दिया। आगे का काम सरकार का है और उसकी अकर्मण्यता हम जानते हैं। वैद्य जी इतने तर्क संगत बातें कर रहे थे कि रंगनाथ का दिमाग चकरा गया। वे शासन की अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि बार बार अपनी बात में ला रहे थे। रंगनाथ को यकीन हो गया कि नए ज़माने के लोग जैसी भाषा समझते हैं, उसके मामा पुरानी पीढ़ी के होकर भी वैसी ही भाषा बोलना जानते हैं। बद्री पहलवान छोटे से बात करके वापस आ गए। बोले, रामाधीन के यहाँ डाका तो नहीं पड़ा, पर इधर उधर चोरियां होने की खबरें आई हैं। वे अपने बाप के सामने प्रायः अदब से बोलते थे। यह बात भी उन्होंने इस तरह से कही कि जैसे छोटे और उनके बीच की बातचीत का यही निष्कर्ष है और उसे बताना उनका कर्तव्य। वैद्य जी ने कहा, चोरी डकैती हर तरफ यही सुनाई पड़ता है। देश धरातल को जा रहा है। बद्री पहलवान ने इसे अनसुना करके, जैसे कोई हेल्थ इंस्पेक्टर हैजे से बचाव का उपाय बता रहा हो, जनसाधारण से कहा, पूरे गांव में चोरी की चर्चा है, जागते हुए सोना चाहिए। सनीचर ने उछलकर अपना आसन बदला और पूछा, जागते हुए कैसे सोते हैं पहलवान? बद्री ने सीधे आवाज में कहा, टिपिर टिपिर मत करो, मुझे आज मजाक अच्छा नहीं लग रहा है। चबूतरे पर जाकर छोटे पहलवान के पास खड़े हो गए।